वेनेजुला के केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाके की तस्वीर सामने आई और यह केमिकल फैक्ट्री का जलता हुआ बैरल सड़क पर गिरा। केमिकल फैक्ट्री में धमाकों से पूरे इलाके में अफरा तफरी की यह तस्वीर। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए। एक बार फिर से देखिए, किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि आग का ये गोला आसमान से सीधे नीचे जिस तरीके से आ रहा है, लोगों के बीच चीख पुकार, अफरा तफरी। केमिकल फैक्ट्री में धमाके से पहले ही पूरे इलाके में अफरा तफरी थी। वहीं देखिए केमिकल फैक्ट्री का जलता हुआ ये बैरल कैसे सड़क पर गिरा। एक और तस्वीर, और ये क्रोकोवस में यूक्रेन के विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर, जहां जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक का जबरदस्त एक्शन। लेपर्ड टैंक का रूसी सैबोटाज ग्रुप पर शेलिंग, लेपर्ड के टारगेट पर दर्जनों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और यूक्रेनी Su-25 का रूसी फ्रंट लाइन पर हमला, अनगाइडेड मिसाइल से रूसी ठिकानों पर अटैक। एक साथ 2 Su-25 हमलों से तबाह रूसी फ्रंट लाइन। और सुमी में रूसी ग्रैड MLRS का विनाशकारी हमला। एक और तस्वीर जहां ग्रैड MLRS से यूक्रेनी ठिकानों को कैसे तबाह किया, देखिए। रूस के तुला गार्ड्स एयरबोर्न यूनिट का यह ऑपरेशन रूस की आर्टिलरी डिवीजन ने वीडियो किया जारी। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए कैसे अब लगातार लेपर्ड टैंक के जरिए जबरदस्त एक्शन की ये तस्वीर सामने आई। अनगाइडेड मिसाइलों से रूसी ठिकानों को कैसे टारगेट किया गया, उसकी तस्वीर। वहीं सुमी में भी रूसी ग्रैड MLRS का वो एक्शन जिसमें साफ है कि कैसे यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, अभी अभी गाजा में इजरायल के विध्वंसक हमले, जहां गाजा के अल जैतून में बम वर्षा की गई है और इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह। रिपोर्ट्स में दावे ये कि 24 घंटे में गाजा में 23 की मौत। और गाजा में ही इजरायल की नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर, अल शेख रादवान में तबाही मची है। इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा, ये देखिए तस्वीर। और इजरायली हमले की एक और तस्वीर, गाजा में जबालिया में आईडीएफ का यह ताबड़तोड़ अटैक, जहां आईडीएफ की रिवाती ब्रिगेड ने कैसे हमलों को अंजाम दिया, देखिए। तो गाजा में इजरायल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच ये 3 बड़ी खबरें और तस्वीरें, जहां इजरायली हमले में कई इमारतें कैसे तबाह हुई और इजरायली हमले के बाद धुएं का ये गुबार उठता दिखा। इजरायली हमलों के बीच ये एक और तस्वीर, जहां जबालिया में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ अटैक्स को दिया अंजाम। एक और बड़ी खबर, और ये गाजा में इजरायल ने कैसे रणनीति बदली है, सबसे बड़ी खबर है। एक टारगेट पर एक साथ 2 मिसाइलों से अटैक। जबालिया में ही आईडीएफ की एक और भीषण स्ट्राइक की तस्वीर, हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की बारूदी वर्षा। और इसी तरह हमास के कई ठिकानों को कर दिया गया नेस्तनाबूद। तो अलग अलग फ्रंट से आई ये वो तस्वीरें आपने देखी, जिसमें साफ है कि किस तरीके से हमलों को दिया गया अंजाम। वेनेजुला में केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की तस्वीर आपने देखी, लेकिन रूस और यूक्रेन फ्रंट पर किस तरीके से अब ग्रैड MLRS के जरिए बैक टू बैक अटैक सुमी में हुए। यूक्रेनी Su-25 का रूसी फ्रंट लाइन पर हमला, उसकी तस्वीर। वहीं गाजा में भी अल शेख रादवान में मची भारी भीषण तबाही और गाजा में हुई बम वर्षा की वो तस्वीर, जिससे साफ है कि कैसे आईडीएफ बड़े स्तर पर गाजा में ही हमलों को दे रही है अंजाम। जबालिया की वो तस्वीर, जहां हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने बारूदी वर्षा की। बड़ी खबर और तस्वीर, यूक्रेन पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है और ये रेडी टू अटैक मोड में रूस का Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर है। हमले के लिए कभी भी उड़ान भर सकता है रूसी बॉम्बर, और यूक्रेन पर हमले के लिए ही बैलिस्टिक मिसाइल से लैस Tu-160 यूक्रेन की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर
हमले की आशंका। और आधे से ज्यादा यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। कीव समेत ईस्ट यूक्रेन में बज रहे हैं अलर्ट के सायरन। यूक्रेन पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला और हमले की आशंका। रोस्टोव पर हमले का मिसाइल अटैक से बदला रूस लेगा। और पूर्वी यूक्रेन में कोल माइन पर रूस का विध्वंसक हमला, जहां हमले में खदान तबाह, अंडरग्राउंड फंसे 150 माइनर्स। डोनेट्स्क के दोब्रिपिलिया में ही रूस ने इस अटैक को अंजाम दिया। यूक्रेन की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी DETK की खदान, जहां यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के तहत अमेरिका से एयर डिफेंस मिलने से पहले ही अटैक। सुधाकर सर, एक बात साफ है कि किस तरीके से रोस्टोव यानी रूस के अंदर तक लगातार यूक्रेन ने अभी तक हमलों को अंजाम दिया। अब रूस का और ज्यादा एग्रेशन इस फ्रंट पर कितना इंपॉर्टेंट है सर, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के तहत यह सवाल। सुरभि, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा, ये बहुत ही गहरा और बहुत डेप्थ के साथ ये लड़ाई रफ्तार अभी पकड़ने वाली है। आने वाले समय में ये किसी भी तरह जा सकता है। मेरा अंदाज यही है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, रशिया का अपर हैंड है, ये लगातार अपना जो ऑफेंसिव है बढ़ाते जाएंगे। उनका मेन इरादा है डोनेट्स्क में जो इलाका अभी यूक्रेन के नीचे है, वो करीब 6600 स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है। इस इलाका को वो अख्तियार करने की उनका इरादा है। इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जो डोमिनेट करेगा वो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ यूक्रेन को डोमिनेट कर सकता है। बैक टू यू। अंडरस्टूड सर। ऐसे में सुमी में भी रूस के घातक हमलों को लेकर एक बड़ी खबर है सर। फिलहाल तस्वीरें ड्रोन से रूस ने कैसे सुमी पर अटैक किया, और रूसी अटैक के बाद सुमी के शहरों में ट्रांसपोर्ट भी बंद। इसी हमले के बाद सुमी के शहरों में बिजली गुल होने से पानी की सप्लाई भी ठप। देर रात की वो तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे अब हमलों को अंजाम देते हुए इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। और ये सुमी में रूस के घातक हमलों से मचे विध्वंस की वो तस्वीर जहां ड्रोन से रूस ने सुमी पर अटैक किया और सुमी के शहरों में अब ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है। लगातार हुए हमलों के बाद बिजली गुल हो चुकी है। बिजली गुल होने से पानी की सप्लाई भी ठप। और डोनेट्स्क में ही बड़े इलाके पर रूस का अटैक। 3 इलाकों में रूस की सेना आगे बढ़ चुकी है। हालांकि जिस तरीके से भयंकर बमबारी कुनास्तिनोव में हुई है, चेवेस यार में भी रूस के ड्रोन से हमले की तस्वीर सामने आई। फिलहाल अलग अलग फ्रंट पर किस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ चुकी है, ऐसे में बफर जोन या स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के तहत कौन कौन से वो इलाके जहां पर रूस की सेना पूरी तरीके से कब्जे का दावा कर रही है, और रोस्टोव पर हुए हमलों के बाद कैसे रूस अब और ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, यही एक्सपर्ट से सवाल किया था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, और ये रूस बेलारूस सैन्य अभ्यास से पहले हाई अलर्ट पर नेटो है। सितंबर में यानी आने वाले वक्त में सैन्य अभ्यास के बाद रूस के बड़े हमले की आशंका है, और सैन्य अभ्यास के बाद रूस हमले का दायरा भी बढ़ा सकता है। अब 2022 में भी सैन्य अभ्यास के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। सितंबर में ही रूस बेलारूस का जेपेट 2025 सैन्य अभ्यास, ये एक बहुत बड़ी खबर है जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से रूस और बड़े स्तर पर हमलों को दे सकता है अंजाम। फिलहाल विध्वंस से पहले रूस के सैन्य अभ्यास की एक डिटेल आपके सामने, जहां रूस और बेलारूस सैन्य अभ्यास से हाई अलर्ट पर, यूरोप और नेटो, और सितंबर में रूस के ज्वाइंट सैन्य अभ्यास के बाद बड़े हमले की आशंका। हालांकि सैन्य अभ्यास के बाद यूरोप और बाल्टिक देशों पर हमला रूस कर सकता है, और 2022 में सैन्य अभ्यास के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। सितंबर में रूस बेलारूस का जैपेट 2025 सैन्य अभ्यास, और पोलैंड लिथुआनिया सीमा के पास रूस की ड्रिल से जाहिर सी बात है नेटो में है टेंशन। अब इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि बड़े जंग की तैयारी में बेलारूस है, और बेलारूस में ही और एस्ट्रिक मिसाइल की तैनाती के प्लान को लेकर इससे पहले भी कई बड़े दावे किए गए हैं। प्रोफेसर राजन, आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि बेलारूस में ही यार्स न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल की तैनाती को लेकर खबर बहुत बड़ी है। बेलारूस में ही हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल की तैनाती को लेकर खबर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां बेलारूस में ही 18,000 सैनिक बॉर्डर पर तैनात बताए जा रहे हैं, और एक और बड़ी बात, जहां बेलारूस में रूस के एडवांस रडार सिस्टम और फाइटर जेट्स की तैनाती भी है। ये क्या इंडिकेट करता है प्रोफेसर राजन?
बेलारूस जो है एक छोटा सा देश है, लेकिन मैं बता दूं कि बेलारूस रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक देश जो पूरे इस प्रकरण में आपने देखा है कि यूक्रेन में हमेशा साथ दिया था, वो है बेलारूस। उसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं लुकाशेंको हैं, मैं बता दूं कि वो पिछले 30 साल से प्रेसिडेंट हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस ढंग की राजनीति वहाँ पे है। और यूरोपियन यूनियन ने वहाँ पे एक कू करवाने की कोशिश की थी, यानी सत्ता परिवर्तन की कोशिश की थी, और उसको रूस ने अपने आर्मी को भेज के और उसको बचाया था। तो लुकाशेंको काफी करीबी माने जाते हैं पुतिन के, और कई बार एडवाइजर माने जाते हैं। और जो बेलारूस की टेरिटरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूस के लिए, क्योंकि वहां से जो खार्किव का इलाका है और जो सुमी का इलाका है, जो कि अभी हमारे बता रहे थे पहले कि क्यों रूस कब्जा करना, तो उस दृष्टिकोण से बेलारूस का जो इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खार्किव का इलाका अगर वहां से वो कैप्चर करते हैं तो फिर कीव जाना आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बेलारूस, और एक पहले बता दूं कि 1998 में एक ट्रीटी भी हुई थी जिसको यूनियन ट्रीटी के रूप में बोला जाता है। इसका मतलब कि प्लान यह था कि बेलारूस और रूस एक हो जाएंगे। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बेलारूस ही एक ऐसा देश है जो रूस के साथ पूरी तरह से साथ है, और उसकी आर्मी टेरिटरी वहां पे जो आपने मिसाइल इस्टेब्लिश करने की बात की, तो ऑलरेडी वहां पे सारे इस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। यह भी बोला जा रहा है कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है वह भी वहां पे तैनात है ऑलरेडी। तो बेलारूस पूरी तरह से रूस के साथ है और हमेशा रहेगा, उसमें कोई। हालांकि जिस तरीके से अब इसी को लेकर नेटो भी अलर्ट है, टेंशन किस तरीके से बढ़ रही है इस ड्रिल की खबर सामने आने के बाद, इस पर आगे भी करूंगी बात। लेकिन उससे पहले अलास्का एयर डिफेंस जोन में रूसी विमान की घुसपैठ से हड़कंप को लेकर भी खबर है, जहां अमेरिकी F-16 फाइटर जेट ने रूसी विमान को खदेड़ दिया। अमेरिकी E-3 अर्ली वार्निंग विमान ने पहचान की रूसी 2OM स्पाई प्लेन का विजुअल आइडेंटिफिकेशन। अलास्का में एक हफ्ते में चौथी बार रूसी विमान की घुसपैठ। चौथी बार घुसपैठ अलास्का में, ये रूस की घुसपैठ 20 अगस्त, 21 अगस्त, 24 अगस्त और अब 26 अगस्त, जहां 7 दिनों में चौथी बार रूसी विमान की घुसपैठ। डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अलास्का एयर डिफेंस जोन में फिर दिखाए रूसी जासूसी विमान, जहां रूसी घुसपैठ के बाद एक्शन में नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। इसके अलावा 2 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स ने भी इंटरसेप्ट किया। E-3 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट ने रूसी विमान की पहचान की है। रूसी IL-2OM स्पाई प्लेन का हुआ विजुअल आइडेंटिफिकेशन। और पुतिन और ट्रंप समिट के बाद अलास्का में ये चौथी बार है जब रूसी जासूसी विमान की घुसपैठ को लेकर खबर है। लेकिन इस बीच सुधाकर सर, ये जाहिर सी बात है अब और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है ऐसे में सिचुएशन को, क्योंकि रूस अब किसी भी स्तर पर रुकने वाला नहीं है, ये साफ इंडिकेट हो चुका है। एब्सोल्युटली सुरभि, आप बिल्कुल सही पहलू पर आपने फोकस किया है, और जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसकी जवाब में मैं कहूँगा ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखते रहेंगे विश्व में जियोपॉलिटिकल चर्न केवल यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो नहीं है, इसके साथ मिलता जुलता जितने सारे इश्यूज हैं, टैरिफ की बात करिए, सैंक्शन की बात करिए, इकोनॉमिक चर्न की बात करिए, सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात करिए, और सबसे बड़ा चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो गवर्नेंस, जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो उनका जो अप्रोच है, ये एक अनोखा किस्म का है। इससे बहुत टर्बुलेंस बढ़ती जा रही है। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होने से कोई भी हो, चाहे पुतिन हो या ज़ेलेंस्की हो या यूरोपियन लीडर्स हो, वो अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, और ये एम्बिग्यूटी, उसका स्टेट ऑफ एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हर पक्ष जो है एक प्रोएक्टिव स्टैंस लेने की कोशिश करेंगे। आज जो हम देख रहे हैं, जो आप कह रहे हो, यह स्पाई विमान है। स्पाई विमान की हरकत बढ़ जाती है जब दुश्मन का, लीडर का जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, कब क्या किस दिशा में बोलेंगे चलेंगे कुछ पता नहीं चलता। सर, ऐसे में खतरा बाल्टिक देशों और नेटो पर, क्योंकि बेलारूस की तैयारी ने भी बहुत कुछ इंडिकेट कर दिया एक बार फिर से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप अगर ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, मैं यही कहूंगा बिल्कुल बाल्टिक देशों के ऊपर बिल्कुल काफी डेंजर है। वो भी उतना ही अलर्ट स्टेटस में आ गए हैं जितना वो अंदाज पहले नहीं लगा सकते थे। कंप्लीट यूरोपियन यूनियन में परिस्थिति ऐसा है, चाहे हो या ना हो, मुझे मालूम है, मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स में काफी देर से स्टडी करते आ रहा हूं, पुतिन कभी टैंक लेके यूरोप में हमला नहीं करेंगे, आई एम मोर देन कन्विंस। लेकिन
अंदरूनी जो यूरोप के अंदर एक वातावरण, ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। चाहे कोई करे या ना करे, आप मान के चलिए हो सकता है यूके से कोई ऐसा हरकत कर दे और ब्लेम करेंगे रशिया को, उनको एक कॉजल वैल्यू मिल जाता है, कारण मिलता है, ताकि रशिया के खिलाफ जरूरत पड़ने पर वो अटैक कर सकते हैं। बैक टू ईरान करेगा हमला, ये एक और सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल वो तस्वीर अब आपको दिखाती हूं जहां अभी अभी ईरान में ही सुन्नी वर्सेस फोर्स के बड़े एक्शन को लेकर खबर है, और सुन्नी वर्सेस फोर्स ने मार गिराए हैं 13 आतंकी। सिविलियन हाउस में छिपे थे ये सभी आतंकी। घंटों की मुठभेड़ के बाद वर्सेस फोर्स को बड़ी सफलता मिली। और बड़ी खबर, नए युद्ध के लिए तैयार ईरान। फाइनल वॉर की तैयारी ईरान कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की चेतावनी, भविष्य में इजरायल से नए सिरे से जंग की आशंका। IAEA चीफ, ग्रोसी की जान को ईरान से खतरा है, और ईरान से खतरे की वजह से ग्रोसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। IAEA निदेशक ग्रोसी को 24 घंटे की सुरक्षा और ऑस्ट्रिया की कोबरा स्पेशल यूनिट सुरक्षा कर रही है। ग्रोसी की सुरक्षा पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया है, एक एक डिटेल रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहले ये बड़ी खबर और IAEA चीफ ग्रोसी की जान को खतरा। फिलहाल ईरान पर हमले के बाद IAEA चीफ ग्रोसी की जान के खतरे को लेकर यह खबर है। ईरान से खतरे के बीच ही ग्रोसी को 24 घंटे की सुरक्षा में रखा गया है, जहां ऑस्ट्रिया की कोबरा स्पेशल यूनिट राफेल ग्रोसी की सुरक्षा में जुटी है। ग्रोसी की सुरक्षा पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इजरायल ईरान युद्ध के बाद IAEA चीफ पर कभी भी हमले की सूचना, ऑस्ट्रिया की खुफिया एजेंसी को सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन प्रोफेसर राजन, क्योंकि इस बीच ये कहना कि हम किसी भी स्तर पर बड़े हमले के लिए तैयार हैं, नए तरीके से फाइनल वॉर की शुरुआत में ईरान इंडिकेट कर रहा है। दूसरी तरफ IAEA के ग्रोसी की सुरक्षा को लेकर, राफेल ग्रोसी की सुरक्षा को लेकर भी आज खबर। देखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सच है कि जो ग्रोसी हैं, चूंकि उनके रिपोर्ट जो आए थे उसके बाद इजराइल ने वहाँ पे उसको एक तरह से एक एलिबाई या कहिए एक जस्टिफिकेशन के रूप में यूज़ करते हुए उसके बाद उसने इजराइल ने हमला किया था। तो उसमें खतरा तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। और यह भी आप जानते हैं कि ईरान के जो कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं उसके कई बार ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी जैसे बैन किया हुआ है, बहुत सारे देशों ने उसमें किया हुआ है। तो इस ढंग की घटनाएं ईरान करवाता भी है। तो वैसे में ग्रोसी पे खतरा है, और 24 घंटे की जो सुरक्षा दी गई है वह जस्टिफाइड है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि उन पर खतरा है, क्योंकि आप उनका कोई रोल नहीं भी हो, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके रिपोर्ट के बाद ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है, और दूसरा जहां तक ईरान के हमले की बात है, तो मैं बता दूं कि अभी ईरान में क्षमता नहीं है कि वो हमला कहीं करे। यह एक तरह से रेटोरिकल है, यह वह एक तरह से धमकी देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ईरान के पास काफ़ी मौके थे इजराइल पे हमला करने के लिए या अमेरिकन बेसिस पे हमला करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ईरान के पास वो अभी क्षमता नहीं है। हिजबुल्लाह के जाने के बाद, कमज़ोर होने के बाद, या हमास के काफ़ी कमज़ोर होने के बाद, और जो रूस भी फंसा हुआ है, रूस भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, चीन पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा, तो वैसे में यह मान के चलें कि ईरान के पास वो क्षमता नहीं है। तो ईरान के तीसरे प्रॉक्सी हूथी को भी सीधे टारगेट कर लिया है। बड़ी खबर है प्रोफेसर राजन, जहां हूथी का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, और हूथी के ही मिसाइल टारगेट पर सेंट्रल इजराइल के शहर। एक हफ्ते में दूसरी बार हूथी का इजराइल पर हमला, हालांकि सना में इजरायली हमलों का हूथी ने यह जवाब दिया है। इजराइल के एरो 3 ने मिसाइल को किया इंटरसेप्ट। इजरायल की जंग को देखते हुए ये वो दो तस्वीरें आपके सामने, जहां हूथी का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ और इजरायल ने सना पर हमलों को अंजाम दिया, जिससे साफ है कि किस तरीके से इजरायल बड़े स्तर पर, जैसे पहले हिजबुल्लाह का खात्मा कर चुका है, वहीं अब उसके निशाने पर हूथी भी है। लेकिन ये वो हूथी है जिसने तेल अवीव पर सीधे वॉरहेड के जरिए जिस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए हमला किया था, उसके बाद इजरायल ने सीधे सना को टारगेट करते हुए उसके प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पावर स्टेशंस और ऑयल डिपो को टारगेट किया। लेकिन अब ये एक और बड़ी तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से हमलों को अभी भी दिया जा रहा है अंजाम।
एक और बड़ी खबर है और आपको बता दें रूस के दागिस्तान में भूकंप के तेज झटकों को लेकर फिलहाल ये खबर है, जहां 6 तीव्रता के भूकंप से रूस के तटीय इलाकों में हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कैस्पियन सागर के नजदीक तेज भूकंप से खौफ और चेचन्या और कजाकिस्तान, अजरबैजान में भी धरती कांपी है। और रूस के ही रोस्तोव में एयर रेड अलर्ट, जहां रूस के रिहायशी इलाकों में हमले का अलर्ट है और रोस्तोव के ही 15 इमारतों पर ड्रोन से हमला हुआ है। रोस्तोव के 3 इलाकों में स्वॉर्म ड्रोन अटैक। तो रोस्तोव में लगातार हुए हमलों की ये तस्वीर हमने आपको दिखा दी, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट से हमने यही सवाल किया था कि जिस तरीके से रोस्तोव में 3 इलाकों में स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है, साफ है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि रोस्तोव में जिस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है, यही वजह है कि रूस भी अब बड़े स्तर पर आगे ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए सीधे यूक्रेन को टारगेट करेगा। लेकिन रूस के ही रोस्तोव में यूक्रेनी ड्रोन हमले से भारी नुकसान की एक और खबर यह कि कई इमारतों में ड्रोन हमलों से आग फैल गई, 21 इमारतों को खाली कराया गया। रोस्तोव में 15 से ज्यादा ड्रोन्स नष्ट भी किए गए। और रूस पर नॉनस्टॉप हमले की तस्वीर भी अब आपके सामने, जहां रोस्तोव में लगातार हुए ड्रोन अटैक्स को लेकर खबर, रिहायशी इलाके टारगेट पर रहे। हालांकि कई मकानों में कैसे आग लगी उसकी भी तस्वीर आपके सामने, जहां साफ है कि कैसे लगातार रूस को टारगेट करते हुए अब रोस्तोव पर हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि रूस पर हमला, पुतिन को ट्रंप का धोखा, क्योंकि अलास्का समिट के बाद रूस पर 40% हमले बढ़ चुके हैं और 15 अगस्त के बाद रूस पर 6 बड़े हमले किए गए हैं। 27 अगस्त रोस्तोव रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला, 25 अगस्त कुर्स्क जहां न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, 24 अगस्त सेंट पीटर्सबर्ग जहां ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। उससे पहले 23 अगस्त जहां सोची और पुलकोवो पर भी एयरपोर्ट पर हमले को लेकर खबर आई थी। उससे पहले 21 अगस्त सारातोव एंगेलिया बेस पर हमला हुआ था। 20 अगस्त वोरोनिश मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला। और जिस तरीके से हमलों का स्तर बढ़ चुका है उससे साफ है कि कैसे अब बड़े स्तर पर रूस को टारगेट करते हुए यूक्रेन भी ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन रूस के ऑयल पाइपलाइन को तबाह यूक्रेन कर रहा है, जहां ध्रुस्बा पाइपलाइन पर यूक्रेन का ये नॉन स्टॉप अटैक। फिलहाल तस्वीर देखिए, ऑयल पाइपलाइन पर हमले को लेकर रूस की वार्निंग के बारे में भी खबर है। ऑयल पाइपलाइन पर यूक्रेनी हमले आतंकवाद है। पाइपलाइन पर हमले से यूरोपीय देश भी यूक्रेन से नाराज हैं। तो यूक्रेन के टारगेट पर ऑयल पाइपलाइन, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क पर यूक्रेन हमला कर रहा है। रूस के 4000 किलोमीटर तक फैले ध्रुस्बा पाइपलाइन पर लगातार हमले, जहां हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोलैंड जैसे देश पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। और रूस में ध्रुस्बा पाइपलाइन पर हमले से यूरोपीय देशों में भी संकट। हालांकि हंगरी और स्लोवाकिया ने पाइपलाइन पर हमले को लेकर नाराजगी भी जताई है। हंगरी ने यूक्रेन को बिजली सप्लाई रोकने की धमकी तक दे दी। यही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है सुधाकर सर कि ज़ेलेंस्की क्या अब किसी की भी नहीं मानने वाले? ज़ेलेंस्की अभी वो डेस्परेट स्टेटस में आ चुके हैं। उनको खुद को एहसास तो पहले से था, आज के दिन में एज अ प्रेसिडेंट उनकी लेजिटिमेट स्टेटस नहीं है, तो ये उनको अच्छी तरह मालूम है। नंबर 2, अभी जो पीस टॉक की जो रुपया अभी शुरू हुआ है, इसमें जो भी कुछ कह रहे हैं वो उनको ये पता है, अच्छी तरह मालूम है, उसका ना कोई मान्यता है ना कोई वजन है। लोगों के सामने ये एक लीडर के तौर पे खड़े होने के लिए इनके पास कोई हक नहीं है। उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया है, इलेक्शन करा देते शायद कोई लेजिटिमेट लीडर हो जाता। ये सारे मामलों को अगर मद्देनजर रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की का बिहेवियर जो है वो क्यों है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आने वाले समय में ये बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। लोगों के सामने बहुत बुरे तरीके से ये पेश आ सकते हैं, जिससे उनको खुद का बेइज्जती होगा और वर्ल्ड ऑर्डर का भी काफी नुकसान होने का खतरा है। क्योंकि इन हमलों के बाद सर साफ है कि किस तरीके से अब यूरोपीय देश भी नाराज हैं। हालांकि यूक्रेन के हमलों से रूस को जिस तरीके से भारी नुकसान पहुंचा है, एक और बड़ी खबर है, रूस की 17% ऑयल रिफाइनिंग क्षमता नष्ट हो चुकी है। अगस्त में ही रूस की 10 रिफाइनरी फैसिलिटी पर हमला हुआ है। इन्हीं हमलों से हर दिन 11 लाख बैरल ऑयल का नुकसान। तो रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी हमलों से रूस की ऑयल फैसिलिटी को भारी नुकसान। और अगस्त में ही 10
रूसी रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। हालांकि इन हमलों से रूस की ऑयल रिफाइनिंग क्षमता 17% तक घटी है। हमलों से हर दिन 11 लाख बैरल तेल का नुकसान भी हुआ है। द्रुज़बा और उस लुगा रूट से हर दिन 5 लाख बैरल निर्यात घटा भी है और कई प्लांट में रिपेयरिंग की वजह से तेल उत्पादन रुका भी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां यूक्रेन में नेटो सेना को अमेरिका का समर्थन। हालांकि इंटेलिजेंस और एयर सपोर्ट से अमेरिका अब मदद करेगा। विमान, रसद और ग्राउंड रडार अमेरिका देगा। यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है। रूस ने यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती का विरोध किया है। तो यूक्रेन में नेटो सेना, ट्रंप का समर्थन। हालांकि यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती का समर्थन अमेरिका करेगा और नेटो सैनिकों को मिलेगा अमेरिकी इंटेलिजेंस और एयर सपोर्ट। विमान, रसद और ग्राउंड रडार से यूक्रेन को अमेरिका मदद करेगा और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की यूरोप की योजना का ट्रंप समर्थन भी करेंगे। अब यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट दावे कर रही है रूस ने यूक्रेन में बाहरी सैनिकों की तैनाती को हालांकि खारिज कर दिया है। प्रोफेसर राजन, आई वांट यू टू मेक मी अंडरस्टैंड, क्या ये उसी का नतीजा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को खुली छूट दे दी है कि किसी भी स्तर पर जाकर हमले करे? क्योंकि रशिया में जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है, क्या ये उसी का नतीजा है? दूसरी तरफ ट्रंप के ये फैसले जो नेटो को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो यह बता दूं कि ट्रंप का फैसला नेटो को थोड़ा सा मुझे लगता है सुरभि कि पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अगर पूरी तरह सपोर्ट करते तो केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग की जो बात उन्होंने की उतना नहीं करते। इसके अलावा वो जैसे कि फाइटर जेट देने की बात को, डायरेक्टली फाइटर जेट भी चाहे तो यूक्रेन को दे सकते हैं और भी जो डेडली मिसाइल है वह भी दे सकते हैं और बात तो हो सकती है कि नेटो के मेंबर्स भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यानी यूरोप की जो नीति है एक तरह से काफी हिपोक्रिटिकल है। अगर यूरोप भी बोले कि हम अपनी आर्मी को अमेरिका नहीं, सवाल इसीलिए भी क्योंकि आप डायरेक्टली तो यूक्रेन को मदद नहीं कर रहे, लेकिन यूक्रेन के थ्रू तो अमेरिका मदद पहुंचा ही रहा है ना। सॉरी, नेटो देशों के थ्रू या यूरोप के देशों के थ्रू तो मदद पहुंचा रहे हैं ना। जी, अमेरिका यूरोप के माध्यम से पहुंचा रहा है। अमेरिका क्या बोल रहा है कि मैं आपको बेचूंगा यूरोपियन यूनियन को और यूरोप अगर देना चाहे तो यूक्रेन को दे सकता है। तो अमेरिका अपना फायदा रखना चाहता है और यूरोप के माध्यम से यूक्रेन की मदद करना चाहता है। तो और नेटो की मेंबरशिप भी बोल चुके हैं ट्रंप की वो नहीं देंगे और यह भी बोल रहे हैं कि फुल फ्लेजेड जो फोर्सेस नेटो भेज सकता था वह भी नहीं भेजेंगे। तो एक तरह से लिमिटेड रूस को एक एंगेज करके रखना है और अपने जो सामान है डिफेंस के या दूसरे जो तेल इत्यादि उसको बेचते रहना है। और अभी आपने देखा कि आपने बताया कि ईरान पे वही तेल जहां पे वहां हमला किया, रूस को वहां पे फंसा दिया और अब आपने बताया कि वेनेजुएला में अमेरिका फंसा रहा है। तो आखिर क्या पॉलिसी है? पहले पॉलिसी है कि जो भी एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसको डिस्ट्रॉय अप कर दो, उसको कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज कर दो और अपने जो तेल है अमेरिका वो बेचने की कोशिश करेगा, अपने जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो सारे विश्व में बेचने की बात करेगा, जिसकी बात सुधाकर सर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे कि क्यों जियोपॉलिटिक्स को ट्रंप ने पूरा खराब कर दिया। बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट, कैन वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन दिस वे कि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आप उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ऐसे में नहीं मानने वाले। फिलहाल अगली बड़ी खबर, जहां अमेरिका और वेनेजुएला में किसी भी वक्त बड़ी जंग छिड़ सकती है और वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती। हालांकि न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस न्यूपोर्ट न्यूज तैनात कर रहा है अमेरिका। आपको बता दें, वेनेजुएला के पास गाइडेड मिसाइल क्रूजर की भी तैनाती दक्षिण कैरेबियन सागर में अमेरिका ने तैनाती की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका और वेनेजुएला में कभी भी जंग, समझिए, क्योंकि वेनेजुएला के पास अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती को लेकर यह खबर है। न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस न्यूपोर्ट न्यूज तैनात कर रहा है अमेरिका और गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस लेक एरी की भी तैनाती। अमेरिका लगातार वेनेजुएला के पास युद्धपोत और सबमरीन भेज रहा है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो ने अमेरिका के कदम को युद्ध के लिए उकसाने वाला बताया है। एक और बड़ी बात, वेनेजुएला ने भी अमेरिका से जंग की तैयारी को तेज कर दिया है। अब वेनेजुएला के पास अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती, जहां न्यूक्लियर सबमरीन, वॉरशिप और क्रूजर तैनात। अमेरिका के कदम से वेनेजुएला भड़का हुआ है और वेनेजुएला ने भी अमेरिका के खिलाफ तैनाती की है। बड़ी खबर यह है कि दोनों देशों में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। फिलहाल इंफॉर्मेशन अमेरिका और वेनेजुएला की जंगी तैयारी को लेकर, जहां वेनेजुएला के पास अमेरिकी तैनाती, 3 एजस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर, एक न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन, 4500 सैनिक जिनमें से 22 सबमरीन्स और कई P-8 समुद्री गश्ती विमान। मदुरो पर इनामी राशि भी डबल कर दी गई है। हालांकि वेनेजुएला की तैयारी के बारे में इनपुट ये, जहां कोलंबिया बॉर्डर के पास 15,000 सैनिक भेजे गए हैं, 45 लाख मिलिशिया सदस्यों की तैनाती का ऐलान हुआ है। वेनेजुएला तट पर ही गश्त कर रहे हैं युद्धपोत और ड्रोन। ऐसे में ये सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रही है सुधाकर सर? क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला दोनों अपने स्तर पर बड़ी तैयारियों को लेकर भी बड़े संकेत दे रहे हैं।
ये एक नया डायमेंशन, नया फ्रंट खुलने वाला है। सुरभि, मेरे इनपुट के मुताबिक आपके चैनल के पास आ भी गया होगा। ये अभी तक विश्व में कोई मीडिया प्लेटफॉर्म रशिया का जो प्रेजेंस है, फुटप्रिंट वेनेजुएला का आसपास में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे जितना समझ है इसमें रशिया का भी फुटप्रिंट है, अभी तक दबा के रखा गया है या शायद मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक फ्रंट इसलिए खुल रहा है ताकि अगर चाहे डोनाल्ड ट्रंप सेंट्रल यूरोप, मिडिल ईस्ट, ये अपना इंडो पैसिफिक का जो ताइवान वाला है और एक ये लैटिन अमेरिका, उनके पास ऑप्शंस को खुला रखना चाह रहे हैं ताकि जब मर्जी तब वो सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, क्योंकि रशिया के फुटप्रिंट्स को लेकर जो आपने बात कही है वही इंफॉर्मेशन अब मेरे पास है, जहां अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के साथ रूस और वेनेजुएला को 2000 गेरोन 2 ड्रोन रूस देगा। क्यूबा और निकारागुआ में भी ड्रोन तैनाती संभव है। सर, अमेरिका से जंग के लिए वेनेजुएला की यह मदद मतलब क्या है? ओवर टू यू सुधाकर सर। एब्सोल्युटली सुरभि, तो बहुत खुशी की बात है, आपके पास भी वही खबर है जो मेरे पास आ रहा है। तो ये एक नया फ्रंट होने जा रहा है। जैसे आप अगर 1962 की तरह अपना ध्यान ले लेते हैं, जो क्यूबन क्राइसिस था, इस तरफ ये एक नया फ्रंट के साथ एक वेनेजुएला क्राइसिस, ये काफ़ी बढ़ के ये लैटिन अमेरिका की तरफ से काफ़ी प्रेशर बढ़ सकता है। और मैं यहीं पे बोल देना चाहता हूँ सुरभि, आपको सुन के शायद हैरान नहीं होना चाहिए, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ओरेंशिक वैरायटी ऑफ मिसाइल रशिया से शिफ्ट होकर डिप्लॉय होना शुरू हो गए हैं वेनेजुएला में। ये मिसाइल ऐसा है करीब 11 मैक से ज़्यादा स्पीड से ये जा सकता है। आज के दिन में अमेरिका में जितना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक उनका जो कवर है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर को कवर करते हैं, साउथ के तरफ से उनका खुला पड़ा है। ये एक पहलू है जहां से आप अमेरिका के ऊपर आज के दिन में दबाव डाल सकते हैं और उसका सुरक्षा के ऊपर काफ़ी थ्रेट कर सकते हैं। ये बड़ा एक सोच समझ के रशिया एक एंगल को चुना है और जब भी चाहिए क्यूबन क्राइसिस को दोबारा नए रूप और रंग के साथ वेनेजुएला की तरफ से इसको पेश कर सकते हैं। बैक टू सुरभि। सुधाकर सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोफेसर राजन, आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगी सर, आपने रूस के फुटप्रिंट्स की बात कर ली, ये अगली बड़ी खबर भी सुनकर ही जाइएगा, क्योंकि अमेरिका से जंग की आशंका के बीच वेनेजुएला और चीन की बड़ी मुलाकात को लेकर भी खबर है। अमेरिका के खिलाफ चीन का वेनेजुएला को समर्थन, और चीन ने अमेरिकी तैनाती को वेनेजुएला की संप्रभुता में दखल बताया है। चीन ने यह साफ कहा, बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को यह चेतावनी दी है। और गाजा में इजराइल ने जारी की वार्निंग। बड़ी खबर, अल सफ्तावी इलाका खाली करने को कह दिया गया है और अल सफ्तावी में ही इजराइल कहर बरपा रहा है। ताबड़तोड़ इजरायली हमलों से कैसे दहला ये इलाका, देखिए। इजराइल का वेस्ट बैंक में विध्वंसक ऑपरेशन, जहां रामल्ला में हमास समर्थकों पर आईडीएफ की फायरिंग। वेस्ट बैंक में ही रेड के बीच आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। आईडीएफ से झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण। गाजा में इजरायली सैनिक पर बड़ा हमला, जहां 2 धमाकों में मारे गए हैं 5 इजरायली सैनिक और 20 जख्मी हुए हैं। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी किया। आईडीएफ के नेत जहां यहूदा बटालियन पर हमास का हमला। इजरायली सेना ने भी हमले को हताहतों की पुष्टि की है। और गाजा में इजरायल की बड़ी कार्रवाई, एक और तस्वीर, हमास की 2 बड़ी सुरंगों को ध्वस्त किया गया। आईडीएफ ने एक टनल को कंक्रीट से भरकर बंद किया। हमास की दूसरी सुरंग को विस्फोटकों से उड़ाया। और गाजा में आईडीएफ ऑपरेशन के बीच हाई अलर्ट पर है इजिप्ट। गाजा बॉर्डर पर इजिप्ट ने तैनात किए 40,000 सैनिक। गाजा सिटी ऑपरेशन को मंजूरी के बाद यह फैसला। गाजा सिटी से लाखों लोगों के पलायन की आशंका। इजिप्ट को गाजा से शरणार्थियों की एंट्री का डर है। इंफॉर्मेशन वॉल का जल्द रुख करती हूं, क्योंकि गाजा सिटी में ऑपरेशन हाई अलर्ट पर इजिप्ट। इस खबर को लोकेशन के लिहाज से समझिए, जहां गाजा बॉर्डर पर इजिप्ट ने तैनात किए हैं 40,000 सैनिक। दूसरी बड़ी बात, इजिप्ट और गाजा के बीच 12 किलोमीटर लंबी
12 किलोमीटर लंबी ये जो सीमा है, गाजा से सटी सीमा पर ही बड़ी संख्या में टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की तैनाती को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। और गाजा सिटी ऑपरेशन को नेतन्याहू की मंजूरी के बाद बॉर्डर पर हालात भी बदल गए हैं। इजिप्ट को गाजा से लाखों शरणार्थियों की अपनी सीमा में एंट्री का डर है। साथ ही गाजा से लोगों का इजिप्ट में प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, ये बात कही गई है। तो गाजा सिटी में ऑपरेशन, जहां हाई अलर्ट पर अब इजिप्ट भी है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, गाजा को लेकर ही आज ट्रंप ऐलान भी कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में कुछ देर में गाजा पर एक बड़ी बैठक और पोस्ट वॉर गाजा मैनेजमेंट पर ट्रंप बड़ा फैसला लेंगे। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का दावा, गाजा में हालात को देखते हुए ट्रंप कोई प्लान बनाएंगे। और जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, पुतिन से मुलाकात की संभावनाओं को ना बिगाड़े जेलेंस्की। मासूम नहीं है जेलेंस्की, मुलाकात के लिए जेलेंस्की और पुतिन का सहयोग जरूरी। तो और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। यूक्रेन पर टैरिफ बढ़ाने की ट्रंप की धमकी, युद्ध को नहीं सुलझाया तो यूक्रेन रूस दोनों पर प्रतिबंध से युद्ध रुकेगा तो वो भी करेंगे। और जेलेंस्की के साथ शांति डील से रूस का इनकार, डील साइन करने के लिए जेलेंस्की वैध नहीं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का यह बयान, उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, सब बकवास है।